गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबको। तो आज यहाँ पे देखेंगे कि जो एमपीटीयू का पेपर है ये तो 2016 वगैरह में एग्जाम हुआ था ना, तो उसका पेपर है। तो किस प्रकार से पेपर था उसको यहाँ पे देखते हैं आज। तो यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया है यहाँ पे, बिजली की आग के मामले में किसका प्रयोग करते हैं। तो बोल रहा है कि इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर वी हैव टू यूज, यानी कि बिजली की जो आग लगती है उसको बुझाना है। बिजली की आग को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बुझाते हैं। तो बिजली की आग को बुझाने के लिए, इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो बिजली की आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र होता है इसका प्रयोग करते हैं, या फिर एक हैलोन गैस होती है, हैलोन गैस युक्त अग्निशमन यंत्र का यूज करते हैं, या फिर शुष्क रासायनिक पाउडर का यूज करते हैं। तो इनका प्रयोग किया जाता है बिजली में लगी हुई आग को बुझाने के लिए। और बिजली में लगी हुई आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है ये, तो श्रेणी सी। समझ में आया? आपके आईटीआई वगैरह की बुक में श्रेणी डी दिया होगा, लेकिन आपको याद रखना है बिजली में लगी हुई जो आग है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से, द फॉलोइंग स्टार्टर विल गिव बेटर स्टार्टिंग टॉर्क टू बिलो 5 HP स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो 5 HP से कम की मोटर के लिए हम किस स्टार्टर का, कौन सा स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा। तो हमें पता है कि 5 HP तक के लिए हम किसका यूज करते हैं, DOL स्टार्टर। इसके अलावा तो कोई दूसरा स्टार्टर यूज नहीं करोगे, है कि नहीं। तो घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा, तो हमको देखना है कि कितने HP की मोटर है ये। तो यदि मोटर हमारी 5 HP की है तो इसमें हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, DOL स्टार्टर। तो यही बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, DOL स्टार्टर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, AC इज कन्वर्टेड इनटू DC बाय, AC को DC में कौन परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि जो AC है, इस AC को DC में जो परिवर्तित करता है इसको क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। दिष्टकारी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। और यदि उल्टा कर दें, जो DC को AC में परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हो, इन्वर्टर। तो उसको क्या बोलते हैं, हम इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक, तो हमको पूछा है कि AC को DC में जो बदलेगा, अल्टरनेटर बदलता है क्या, नहीं बदलता है। मोटर बदलती है क्या, नहीं। ट्रांसफॉर्मर बदलता है क्या, नहीं। तो कौन बदलता है फिर, रेक्टिफायर, है ना। तो बहुत सरल पेपर आया हुआ है ये। अब यहां पे देखिए कि स्क्वायर थ्रेड्स आर यूज्ड व्हेन, स्क्वायर थ्रेड्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे देखे होगे आप लोग नट बोल्ट, है ना, कई बार यूज किए होगे नट बोल्ट। तो जो बोल्ट यूज करते हो तो उस बोल्ट में क्या बनी हुई होती है, चूड़ियां बनी होती हैं। तो चूड़ियों को ही क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो सामान्यतः देखोगे कि जो सामान्य बोल्ट होते हैं, उन सामान्य बोल्ट में जो चूड़ियां बनी होती हैं वो इस प्रकार से ऐसे बनी होती हैं, तिकोनी टाइप की ऐसे, देखियो कभी। तो इस प्रकार की बनी होती हैं। लेकिन यदि चूड़ियां इस प्रकार की ना बनी हो,
चूड़ियां कैसी बनी होंगी, इस प्रकार से ऐसे बनी होंगी, इस प्रकार की। ठीक है, तो साइड से ये चूड़ियां कैसी हैं, चौकोन है ऐसी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर थ्रेड है। तो जो चूड़ियां हैं वो स्क्वायर कब बनाई जाती हैं, तो जैसे हम देखेंगे कि जो स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक होता है, तो इस स्क्रू जैक में हम किसका यूज करते हैं, स्क्वायर चूड़ियों का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर जो मशीन टूल्स होते हैं, इन मशीन टूल्स में हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर चूड़ियों का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो चूड़ियां होती हैं ये उच्च भार को उठाने वाले यंत्रों में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो इनमें स्लिप होने का डर कम है क्योंकि ये ज्यादा मजबूत हैं ये, और जो इस प्रकार से बनी होती हैं तिकोनी टाइप से, वो कैसी होती हैं, कम मजबूत होती हैं, ज्यादा भार पड़ने से वो सरक जाएगी वहां पे, ये सरकेगी नहीं। ठीक है, तो इसका जो यूज है वो हम कहाँ पे यूज करेंगे, हल्के भार में, मध्यम भार में, तो कहाँ पे यूज करेंगे इसका, भारी भार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर यूजेटी, यूजेटी के लिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यूजेटी हम कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से एन टाइप सिलिकॉन की बार लेते हैं जिसमें हम डोपिंग की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइटली डोप्ड। तो लाइटली डोप्ड होने के कारण इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा होता है, 5 किलो ओम से 10 किलो ओम तक इसका प्रतिरोध होता है। इसके दो सिरे होते हैं यहाँ पे ऐसे, एक को बोलते हैं बेस 2, एक को बोलते हैं बेस 1, और एक यहाँ पे एक सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे, एकदम सेंटर पे नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा डोपिंग कर देंगे, और डोपिंग करके पी टाइप अर्धचालक को लगाएंगे। तो ये जो पी टाइप अर्धचालक होता है, एक ऐसा होता है उच्च डोपिंग वाला होता है। इससे एक टर्मिनल निकालते हैं एमीटर। ठीक, तो एन टाइप जो बार है वो कम डोपिंग वाली होती है ना, हल्के डोपिंग, लाइटली डोपिंग वाली होती है। जो पी टाइप अर्धचालक है ये कैसा होता है, उच्च डोपिंग वाला होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो युक्ति बनाते हैं, इस युक्ति को क्या बोलते हैं, यूजेटी। तो यूजेटी के कितने टर्मिनल होते हैं, 3, बेस 1, बेस 2 और एमीटर। तो यहां पे इसको जो हम बेस 1 और बेस 2 है, ये जो वोल्टेज हम यहां पे देते हैं इसको बोलते हैं VBB, बेस वोल्टेज, बेस वोल्टेज। ठीक है, और इस वोल्टेज के द्वारा हम यहाँ पे जो ये एमीटर होता है, इस एमीटर में फ्लो होने वाली जो करंट है, यहाँ पे जो एमीटर में करंट फ्लो होती है यहाँ पे, उस करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम ऑन और या ऑफ कैसे कर सकते हैं, तो इसको ऑन, ये ऑन कब होती है, जब ये वोल्टेज देने के बाद में, ये वोल्टेज देने के बाद में हम इस एमीटर वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं, और एमीटर वोल्टेज जो होती है इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है उसके मान से ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट पर जो वोल्टेज होती है उसकी गणना हम कैसे करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये यूजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट है, समतुल्य परिपथ है ये। तो इसमें कितना डायोड है, एक डायोड यानी एक पीएन जंक्शन, यानी एक डायोड। एक पीएन जंक्शन होने के कारण ही इसको क्या बोला गया, यूनी जंक्शन बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी वोल्टेज दे रहे हैं इसको, एमीटर वोल्टेज, ये डायोड का बैरियर पोटेंशियल होता है। यहाँ पे हम क्या देते हैं इसको, VBB देते हैं। ये यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है और ये यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम इस पॉइंट की वोल्टेज को निकाल लेते हैं। तो इस पॉइंट की वोल्टेज को हम बोलते हैं यहाँ पे V1, और V1 जो होती है वो ईटा टाइम्स ऑफ क्या होती है, VBB होती है। ठीक, तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है, ठीक है, उस वोल्टेज की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, इस डायोड की बैरियर पोटेंशियल के साथ में इसको ऐड कर देंगे। तो यदि एमीटर वोल्टेज जो यहाँ पे देते हैं, इस वोल्टेज की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल ऑफ डायोड प्लस ईटा इंटू VBB इसके इक्वल होती है,
तो हमारा, या उससे ज्यादा होती है, तो हमारी जो यूजेटी है वो ऑन हो जाती है। यानी कि यूजेटी को ऑन करने के लिए इसके एमीटर पे आपको इतनी वोल्टेज देनी पड़ती है। और यदि यूजेटी के टर्मिनल पे यानी एमीटर पे जो वोल्टेज है उसको क्या कर दोगे आप, इस वैल्यू से कम कर दोगे या नेगेटिव वोल्टेज दे दोगे, तो ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, इसको ऑफ कैसे कर सकते हैं, जो ये वीबीबी है, इस वीबीबी की वैल्यू यदि बढ़ती है तो यहाँ पे करंट का मान बढ़ जाता है। कौन सी करंट का, एमीटर करंट का। और यदि वीबीबी की वैल्यू घटती है तो इसका मान क्या होता है, घट जाता है। तो यदि वीबीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे करंट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसको हम कैसे ऑफ कर सकते हैं बोल रहे हैं, तो यहाँ पे यूजेटी को धीरे धीरे ऑन किया जा सकता है। इसको धीरे धीरे ऑन नहीं कर सकते हैं, जैसे ही आप वोल्टेज दोगे ना, इतनी वोल्टेज तुरंत ऑन हो जाएगी। यूजेटी एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह है, तो इसमें कोई एनपीएन नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है ये क्या है, डायोड है, पीएन जंक्शन है। ठीक है। यू वीबीबी को 0 तक घटाकर यूजेटी को ऑफ कर सकते हैं। तो वीबीबी को 0 तक घटाकर क्या कर सकते हो आप, यूजेटी को ऑफ कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक। पूरा धुआं हो गया आज। अभी आप लोग पढ़ोगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उस समय उसको पढ़ोगे। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय। तो जो परिणामित्र होता है, ट्रांसफार्मर होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, N2/N1, सेकेंडरी और प्राइमरी का अनुपात होता है ना। या फिर इसको क्या लिखते हैं, V2/V1, या लिख सकते हो E2/E1 भी लिख सकते हो, है ना। या फिर करंट के पद में लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1/I2 हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र क्या हो गया, तो N2/N1 हो गया, V2/V1 हो गया, और I1 क्या हो गया, तो तीनों हो गए। तो क्या आएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो दिया हुआ है यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि चुंबक के बल रेखाएं जो होती हैं, इसकी दिशा को किसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक चालक तार है ये, और इस चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही है। तो जैसे कोई चालक तार है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। तो उसकी दिशा को किससे ज्ञात करते हो, तो क्या होते हो, राइट हैंड थंब रूल, है ना। ऐसे राइट हैंड थंब रूल कि अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा, तो बंद अंगुलियां क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, यानी कि दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, है ना, थंब रूल। या फिर एक होता है इस प्रकार से रूल, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल, कि धारा ऐसे बता जा रही है, इसको किस दिशा में टाइट करते हैं, स्क्रू को इस दिशा में। तो जिस दिशा में स्क्रू को टाइट करते हैं वो दिशा क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। स्क्रू का जो ये नोक है, इसका जो नुकीला पॉइंट है, ये क्या बताता है, धारा की दिशा। ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है दक्षिण हस्त नियम। ठीक है। दक्षिण हस्त यानी कि राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल बोल रहा है, बोथ राइट हैंड रूल एंड राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। तो दोनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, और राइट हैंड क्या हो सकता है, कॉर्क स्क्रू रूल। तो दोनों के द्वारा इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए, विच कैपेसिटर इज परफेक्ट, क्या लिखा है, विच कैपेसिटर इज प्रीफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट। उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए किस संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो संधारित्र में मैंने लिखवाया था माइका संधारित्र, कि उच्च आवृत्ति के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइका संधारित्र का यूज करते हैं। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उच्च आवृत्ति के लिए माइका संधारित्र का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है, ये हम किस में यूज करते हैं, डीसी सप्लाई में, है ना, डीसी सप्लाई में। क्योंकि ये कैसा होता है, ध्रुवीकृत संधारित्र होता है। एसी सप्लाई में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद में देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, अ मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट, चुंबक किसको आकर्षित करता है? तो चुंबक जो है वो किसको आकर्षित करता है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, जिनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं या लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होता है? तो होता है आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। तो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ठीक है, स्टील है, स्टील वही आयरन में ही आ जाता है। तो इनको हम यहाँ पे लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो देख लो, एल्यूमिनियम को आकर्षित करता है क्या? नहीं। पीतल को भी करता है क्या? नहीं। तांबे को करता है क्या? नहीं करता है, ठीक है। जस्ते को नहीं करता है। तो किसको करता है? निकल को करता है, कोबाल्ट को करता है, इस्पात को करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? निकल, कोबाल्ट और इस्पात आ जाएगा, ठीक। ये आपको मैग्नेट वाले सर्किट में मैंने चुंबक पढ़ाया था ना, उसमें लिखवाया था लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं, है ना, डायमैग्नेटिक होते हैं। तो वो लिखवाया था मैंने आपको, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, है ना। अ हाइड्रोमीटर रीडिंग ऑन फुल चार्ज लेड एसिड, फुल चार्ज बैटरी बोला है। अब देखो यहाँ पे बैटरी का कोई नाम दिया है क्या? बैटरी का नाम नहीं दिया है। तो सामान्यतः हम सबसे ज्यादा किस बैटरी का प्रयोग करते हैं? तो सीसा संचायक, है ना। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ना क्वेश्चन पूर्ण नहीं होता है, लेकिन हमको अपने विवेक से पढ़ना है कि हमने क्या क्या पढ़ा है क्लास में। तो जो पढ़ा है ना, तो उसमें किस बैटरी के विद्युत अपघटे का हम हाइड्रोमीटर से परीक्षण करते हैं? लेड एसिड सेल, बाकी किसी का नहीं करते हैं, है ना। तो हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर हम सीसा संचायक में यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब सेल क्या होती है? फुल चार्ज होती है, यानी पूर्ण आवेशित होती है। तो हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक कितना होता है? 1280, या इसको क्या बोलते हैं हम? 1.28। इसको अपेक्षिक, ठीक है, अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व इसको बोला जाता है ना। और जब डिस्चार्ज हो जाती है, तो जब वो डिस्चार्ज होती है तो कितना होता है? 1180, या क्या बोलते हैं इसको? 1.18 बोलते हैं। तो पूर्ण चार्ज के समय कितना होगा ये? 1280। तो बहुत ही सरल पेपर था ये। देखो अभी एनर्जी मीटर आप लोग पढ़े हो नहीं शाम को, तो मैंने बोला एनर्जी मीटर में क्या पूछता है। देखो ज्यादातर एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है बोल रहा है। अब एनर्जी मीटर नहीं लिख के एनर्जी मोटर लिख दिया। तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी मीटर को हम क्या बोलते हैं? मोटर मीटर भी बोलते हैं, है ना। तो एनर्जी मीटर जो है एक मोटर मीटर है, क्योंकि उसका मूविंग सिस्टम लगातार घूमते रहता है। तो ये देखो इंग्लिश में भी पढ़ना है आपको, हिंदी में भी पढ़ना है। क्या होता है कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं उल्टे सीधे लिख दिए जाते हैं और इंग्लिश वाले को ही माना जाता है सही। तो यहाँ एनर्जी मीटर ही लिखा है और यहाँ मोटर लिख दिया, ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है? तो एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र होता है? तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? समाकलन यंत्र, है ना, या फिर इसको एकीकृत यंत्र बोलते हैं। तो ये समाकलन यंत्र बोल सकता है किसी दूसरे एग्जाम में, एकीकृत यंत्र बोल सकता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकता है। तो ये एनर्जी मीटर इस श्रेणी में आता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन आता है आपका? जैसे अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वॉट मीटर है, ठीक है, पावर फैक्टर मीटर है, जो सूचक यंत्र है ना, जिसमें सुई लगी होती है। गुड इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा कोई यंत्र है नहीं, है ना। तो ऐसे दे दिया गुड इंस्ट्रूमेंट। अब इसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, 3 प्रतिरोधों को।
तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में यदि हम इस प्रकार से 3 प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, ठीक, कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो श्रेणी क्रम में इनका कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? सभी का योगफल। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं? सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक। तो बस आपको देखना है कहाँ है योगफल, तो ये योगफल है, इसको टिक करते हैं। समांतर क्रम बोलता तो क्या हो जाता? तो समांतर क्रम में 1/R करके निकालते, 1/R1, 1/R2 और 1/R3 करके निकालते हैं, है नहीं? वाटर इज यूज्ड ओनली फॉर कूलिंग पर्पस इन, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, कि जल का प्रयोग, इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किसमें? तो क्या बोल रहा है, इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के लिए, बाकी कार्य के नहीं, केवल ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है, इसमें हम क्या करते हैं? जल को गर्म करते हैं, जल को गर्म करके वाष्प बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, ठीक। इससे टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन से जब बाहर निकलती है वाष्प, तो उसको फिर क्या करते हो आप? ठंडा करते हो, और उसको ठंडा करने के लिए फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? जल का। तो यहाँ जल दो कार्य कर रहा है, एक तो वाष्प उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है और दूसरा ठंडा करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, इसमें जल का जो प्रयोग है वो ठंडा या गर्म करने के लिए हम नहीं करते हैं, हम है ना, जल की क्या करते हैं? स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। इसमें जल की हम स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, ठीक। और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सेम किसके समान है? ठीक, थर्मल पावर प्लांट के समान, कि इसमें भी जल को हम गर्म करके वाष्प बनाते हैं, वाष्प से टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन के एग्जॉस्ट पर हम फिर क्या करते हैं? ठंडा करते हैं वाष्प को, ठीक है। अब डीजल शक्ति संयंत्र जो होता है, इसमें जल का प्रयोग केवल काय के लिए करते हैं? ठंडा करने। समझ में आया? कि इसमें हमारा क्या होता है? डीजल इंजन होता है, इसमें क्या होता है? डीजल इंजन है। अभी जो डीजल इंजन होता है, इस डीजल इंजन में क्या होता है आपका? इस तरह से ब्लॉक होता है, ठीक, सिलेंडर, और इसके अंदर क्या होता है? फिर पिस्टन होता है, इसके अंदर हम वायु को डालते हैं और वायु को डाल के फिर डीजल को भी डालते हैं और इसको दबाते हैं जोर से, तो इसके अंदर में वायु और डीजल मिलके जलते हैं और फिर इसको वापस फेंकते हैं, फिर ये कंबशन ऐसा चालू हो जाता है। तो इस समय यहाँ पे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसको ठंडा करना जरूरी है। यदि ठंडा नहीं करेंगे तो दोनों आपस में इतना गर्म होकर चिपक जाएंगे, जैसे वेल्डिंग हो गई, इंजन सीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो किस पावर प्लांट में हम जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के लिए करते हैं? तो डीजल शक्ति संयंत्र में। इसके अलावा जल का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है ना। अल्टरनेटर को घुमाने का काम कौन करता है? डीजल इंजन। और डीजल को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हो आप? तो डीजल को यूज करते हो, है ना, ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं इसमें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डीजल शक्ति संयंत्र। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था कि बच्चे इसको जल्दी से नहीं पहचान पाए, है ना। इसके बाद देखिए, डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन विल हैव, तो ये भी मैंने आपको बताया है कि डबल सर्किट जो ट्रांसमिशन लाइन होती है किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से, ऐसा डबल सर्किट, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्या होते हैं? ये क्रॉस आर्म निकली हुई होती हैं और इस क्रॉस आर्म से चालक तार ऐसे लटके हुए होते हैं। तो 3 वायर की 2 लाइन जाती है ना, 3 फेज, तो 3 फेज की एक लाइन, 3 फेज की 2 लाइन, और इसके ऊपर से क्या जाता है? सिरोपरि अर्थ तार जाता है। तो इसमें कुल कितने चालक होते हैं? तो 7 चालक, ठीक है। 6 क्या होते हैं यहाँ पे? फेज चालक, लाइन चालक, और एक क्या होता है? अर्थ चालक होता है। अर्थ चालक को ही क्या बोल दिया? पृथ्वी चालक। तो 4 चालक इसमें प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। 6 चालक जिसमें एक पृथ्वी चालक है, गलत बोल रहा है। तो 7 चालक होते हैं जिसमें क्या होता है? एक पृथ्वी चालक होता है। समझ में आया? तो हमारा आंसर आ जाएगा
उसके बाद में देखिए स्थिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्थैतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण को निम्न एसी मशीन में काम में लाया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि ये एक कॉइल है ना, इससे जब धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स। अब ये दूसरी कॉइल है, अब ये जो दूसरी कॉइल है ये कैसी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, घूमनी नहीं चाहिए, तभी क्या होगा, स्थैतिक होगा। ठीक है, स्थैतिक का मतलब क्या है, स्टैटिक। तो दूसरी कॉइल स्थिर होनी चाहिए। तो यदि इसकी फ्लक्स जाके इससे जुड़ रही है और इसमें क्या कर रही है, वो ईएमएफ उत्पन्न कर रही है, तो क्या बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या है, चुंबकीय प्रेरण है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। ठीक है, तो जनरेटर में क्या होता है, तो इसमें घूमता है कोई भाग, तो जिसमें घूमता है तो उसमें स्थैतिक नहीं होता है, इसमें क्या होता है, डायनामिक होता है। इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक। डायनामिक को गतिक बोलते हैं, गतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसा होता है, गतिक होता है। समझ में आ गया। अल्टरनेटर भी घूमता है, तो जो घूमता है उसमें गतिक होगा। ठीक है, गति के कारण। ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो इसमें दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली होती है और दूसरी द्वितीयक कुंडली होती है। तो इसको सप्लाई देते हैं, ये फ्लक्स उत्पन्न करती है, कोर से फ्लक्स दूसरी में पहुंचती है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। ठीक, तो किसमें होता है, ये केवल ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में खालिस्तान के उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जाता है। स्विचिंग लॉजिक का क्या मतलब होता है, तो ये होता है ऑन ऑफ करने का तरीका या विधि बोल सकते हो। ठीक है, ऑन ऑफ करने का तरीका, तो उसको क्या बोलेंगे, स्विचिंग लॉजिक। स्विच यानी क्या होता है, ऑन ऑफ करना, लॉजिक यानी तरीका। बोलते हैं तेरा क्या लॉजिक है यार, समझा मेरे को कैसे बनेगा ये सवाल, किस लॉजिक से बनेगा, तो किस विधि से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, है ना। तो वैसे ही स्विच का ऑन ऑफ करने का क्या तरीका है, तो यहां पे देखेंगे जो कॉन्टेक्टर होते हैं, कॉन्टेक्टर में तरीका होता है कि कॉन्टेक्टर में हम क्या करते हैं, इस तरह से एक चुंबक की कुंडली का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक प्लंजर होता है ऐसे, और ये हमारे ऐसे कॉन्टेक्ट होते हैं कि जब इससे धारा जाएगी एक निश्चित मात्रा में तो ये चुंबक बनाएगा, और चुंबक बनाएगा तो इसको पकड़ के नीचे खींचेगा, तो खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद। धारा यदि कम होगी तो ये चुंबक नहीं बनाएगा, छोड़ देगा, स्प्रिंग का प्रेशर रहता है तो स्प्रिंग इसको ऊपर खींच लेगी, तो क्या हो जाएगा, स्विच ओपन। तो इस कॉन्टेक्टर में एक तरीका होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल में स्विचिंग लॉजिक प्राप्त करने का तरीका क्या होता है, कॉन्टेक्टर होता है। ठीक, तो कॉन्टेक्टर द्वारा हम स्विचिंग लॉजिक प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूज कोई स्विचिंग लॉजिक नहीं है, फ्यूज का कोई स्विच है नहीं है। ठीक है, तार कोई स्विच है नहीं है। कनेक्टर्स कोई स्विच है, कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो जोड़ता है, जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, है ना। तो जैसे कि मान लो किसी तार के सामने में इस हमने लग को लगा दिया, ऐसे लग को, और ये तार है आपका, और ये हाँ यहाँ पे कोई दूसरा उपकरण है ऐसा, और इसके साथ में इसको हम लाके जोड़ेंगे तो ये उस उपकरण का कनेक्टर हो गया, ये केबल का कनेक्टर हो गया। तो दोनों को लाए एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे इस प्रकार से, तो हम क्या कर देंगे, वहां पे स्क्रू को टाइट कर देंगे, बोल्ट को टाइट कर देंगे। ठीक है, तो कनेक्टर जो होता है वो कोई स्विचिंग लॉजिक नहीं होता है। तो जब हम देखो क्या होता है ना, आप कितना ही थ्योरी पढ़ लो, कितना ही क्वेश्चन और एमसीक्यू लगा लो, जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना तो वहां पे आपको हमेशा नए क्वेश्चन ही मिलेंगे,
हमेशा नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वो हमेशा नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपने पढ़े हों ऐसे के वैसे आ जाएं, है ना। तो आपको अपने दिमाग को परिपक्व रखना होता है। तो हम पढ़ते काहे के लिए, जिससे हमारा बौद्धिक विकास होगा, हम चीजों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको पढ़ के समझने के लिए हमको अपने ही दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने दिमाग से पढ़ के उसको हमको समझना पड़ेगा। तो यहां पे देखेंगे, सामान्य चालक के तापक्रम में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है ना। अब सामान्य चालक तो हम क्या बोल देंगे, जो सामान्य चालक जैसे आपका क्या होता है, तांबा होता है, एल्यूमिनियम होता है ना, ये सामान्य चालक हैं। तो जो चालक होते हैं इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है, पीटीसी होता है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो तापक्रम बढ़ने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। तो बोल रहा है कि सामान्य चालक के तापक्रम में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, वृद्धि होने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यदि बोलता है इसी की जगह, सामान्य चालक की जगह क्या दे देता, अर्धचालक, तो अर्धचालक होता तो एनटीसी होता है, नेगेटिव होता है उसका। तो तापक्रम बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है उसका, घटता है, ठीक है। या फिर बोल दिया आपको मैंगनीन, मैंगनीन, या दे दिया कंस्टेंटन। तो यदि इनका तापक्रम परिवर्तित करेंगे तो प्रतिरोध कैसा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक है उसमें से इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज टू, ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य होता है। द फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज टू, ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्मर डीसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। डीसी पे काम करता है क्या ट्रांसफॉर्मर, नहीं करता है, तो यही गलत हो गया। एसी वोल्टेज को घटाता है, बढ़ाता है। तो ट्रांसफॉर्मर का हम प्रयोग काय के लिए करते हैं, वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए, इसीलिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है वो, एसी वोल्टेज को, ठीक है। आवृत्ति को परिवर्तित करता है क्या, नहीं करता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर किस किस को परिवर्तित करता है, तो वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। जब वो वोल्टेज को बढ़ाता है तो धारा को क्या करता है, वो घटा देता है, ठीक है। तो वोल्टेज को बढ़ाता है तो धारा को घटा देता है। फिर चालू हो गया इन लोग का लड़ाई। बहुत हल्ला कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर जब वोल्टेज को बढ़ाता है तो धारा को क्या करता है, वो घटा देता है। तो पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मर क्या परिवर्तित नहीं करता है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या परिवर्तित नहीं करता है, तो आवृत्ति को परिवर्तित नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है, तो आवृत्ति को परिवर्तित नहीं करता है, शक्ति को परिवर्तित नहीं करता है, और कोर की जो मुख्य फ्लक्स होती है, कोर की मुख्य फ्लक्स, ये भी ट्रांसफॉर्मर में कैसी रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए, जब 3 फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है तो आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स क्या होता है। तो मैंने आर्मेचर रिएक्शन आपको बताया है, ठीक है, कि जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया किसको बोलते हैं, कि जो आर्मेचर की फ्लक्स होती है, आर्मेचर की जो फ्लक्स होती है, ये मुख्य पोल यानी मुख्य ध्रुव की फ्लक्स को प्रभावित करती है। तो कौन प्रभावित करता है, आर्मेचर की फ्लक्स।
किसको प्रभावित करती है? मुख्य ध्रुव की फ्लक्स को प्रभावित करती है, और इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारा शक्ति गुणांक कैसा होता है? यहाँ पे इकाई होता है। तो इकाई शक्ति गुणांक क्या नहीं होता है? शुद्ध प्रतिरोध। तो यदि हमारा इकाई शक्ति गुणांक है, शुद्ध प्रतिरोध है, ठीक है, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो ये हमारी मेन पोल की फ्लक्स है, मेन पोल की फ्लक्स है, ये मुख्य ध्रुव की फ्लक्स है, और ये आर्मेचर की फ्लक्स है, ये आर्मेचर की फ्लक्स है। ठीक, तो आर्मेचर की फ्लक्स क्या कर रही है? 90 डिग्री लैग करती है। तो यदि इकाई शक्ति गुणांक होता है, शुद्ध प्रतिरोध का भार होता है, तो उस समय आर्मेचर की जो फ्लक्स है वो मेन पोल की फ्लक्स से क्या करती है? 90 डिग्री लैग करती है। ठीक, यदि शुद्ध प्रेरक होता है, शुद्ध प्रेरक, तो जो मेन पोल की फ्लक्स है और जो आर्मेचर की फ्लक्स है, ये दोनों कैसे होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, प्रेरक, शुद्ध प्रेरक में। और शुद्ध संधारित्र में क्या होता है? यदि शुद्ध संधारित्र का भार होता है, तो इस समय जो मेन पोल की फ्लक्स है और जो आर्मेचर की फ्लक्स है, दोनों की फ्लक्स कैसी होती हैं? समान कला में होती हैं। समझ में आया? तो इस समय आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव होता है? तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव उसको बोलते हैं। ठीक है, इस समय डीमैग्नेटाइजिंग, अचुंबकित प्रभाव होता है, और इस समय चुंबकित प्रभाव होता है। तो यहां पे हमको बोला है कि कैसा प्रतिरोधी भार है, यानी कौन सी स्थिति आएगी? तो फील्ड एक्सिस के साथ आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री लैग करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी आपका नहीं आएगा, ये भी आपका नहीं आएगा। ठीक, और यदि पूछता कि इस समय आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव होता है, तो कौन सा प्रभाव होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव उसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में एक चालक में धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा खालिस्तान के द्वारा दी जाती है। तो बोल रहा है कि चालक तार में धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल किसके द्वारा यहां पे किया जाता है? तो कॉर्क स्क्रू रूल के द्वारा हम क्या पढ़ते हैं कि धारा होती है और चुंबकीय फ्लक्स होता है, दो ही चीज होती है। ठीक है, राइट हैंड रूल के साथ भी क्या पढ़ते हैं कि धारा होती है और क्या होता है? फ्लक्स होती है। ठीक, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा हम क्या पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक, धारा प्रवाहित होती है और उत्पन्न क्या होता है? बल होता है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के साथ क्या पढ़ते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये चालक तार होता है, इस पे हम बल देते हैं और फिर धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो इसमें धारा उत्पन्न होती है या ईएमएफ उत्पन्न होती है, और इसमें क्या उत्पन्न होता है? बल उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न बोल रहा है? उत्पन्न बल की दिशा। उत्पन्न कौन होना चाहिए? बल। तो दोनों में से किसमें बल उत्पन्न हो रहा है? ठीक है, तो बाएं हाथ के नियम। तो दोनों में ही, ठीक है, तीनों चीजें होती हैं, यानी दोनों, इन दोनों नियम में धारा भी होती है, इन दोनों में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और यांत्रिक बल भी होता है। लेकिन बाएं हाथ का नियम हम मोटर में प्रयोग करते हैं जिसमें बल उत्पन्न होता है, और दाएं हाथ का नियम जनरेटर में जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? फ्लेमिंग बाएं हाथ। ठीक, अर्थिंग इज नेसेसरी टू, अर्थिंग क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो अर्थिंग क्या करती है? मनुष्यों को, मशीन को सुरक्षा प्रदान करती है ना? मशीन की वाइंडिंग के लिए कोई अर्थिंग की आवश्यकता है क्या? मशीन की वाइंडिंग के लिए अर्थिंग की आवश्यकता नहीं है,
पक्षियों को करंट से बचाने के लिए, पक्षियों को तो करंट लगता है क्या? नहीं लगता है। पक्षी तो तार पे बैठ जाता है, वो उड़ जाता है, उसको करंट नहीं लगता है, तो उसके लिए हम यूज नहीं करते हैं। तो हम किसके लिए यूज करते हैं? यहाँ पे मनुष्य तथा मशीन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं। ठीक, उसके बाद में देखिए, एक परिनालिका में उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। परिनालिका किसको बोलते हैं? परिनालिका को इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब है कि इस प्रकार से किसी कुंडली को हम लपेट देते हैं और बना देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। ठीक, तो सोलेनॉइड की ये क्या कहलाती है? लंबाई, और ये क्या कहलाएगी? उसकी चौड़ाई या उसका व्यास कहलाएगा। ठीक है, तो किसकी लंबाई ज्यादा होती है? देखो, तो परिनालिका में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है क्या? नहीं, लंबाई डैश लिखा है कॉमा, चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए, तो लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। चौड़ाई बड़ी होती है क्या? नहीं, तो क्या होता है? लंबाई जो है वो चौड़ाई से बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद में डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए किस प्रकार के यंत्र को पसंद किया जाएगा? तो डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो एक होता है मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल, तो इसका प्रयोग केवल काय के लिए करते हैं? डीसी के लिए करते हैं। ठीक है, मूविंग आयरन जो होता है, इसका यूज आप काय के लिए करते हो? एसी डीसी दोनों के लिए करते हो। ठीक, डायनामोमीटर होता है, इसका यूज काय के लिए करते हैं हम? एसी डीसी दोनों के लिए करते हैं। ऐसे पढ़े हो, है ना? तो यहां पे उसी से पूछ रहा है। एमसी, एमसी यानी क्या हो गया? मूविंग कॉइल। तो एमसी हो गया मूविंग कॉइल, तो इसी का प्रयोग हम केवल काय करते हैं? डीसी के लिए। तो डीसी के लिए ये सबसे अच्छा यंत्र होता है। इसका पैमाना कैसा होता है? यूनिफॉर्म, एक समान पैमाना होता है। तो डीसी के लिए, डीसी मापन के लिए सबसे अच्छा यंत्र कौन सा होता है? मूविंग कॉइल यंत्र होता है, जिसको हिंदी में चल कुंडली यंत्र भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम एसी डीसी दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हो? तो 0 हर्ट्ज से लेके 125 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक, इसको भी सेम 0 से 125 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? इलेक्ट्रोडायनामिक को ही क्या बोलते हैं? डायनामोमीटर, दोनों एक ही हैं। इसके बाद में देखिए, इफ अ 12 पोल अल्टरनेटर इज टू जनरेट 50 हर्ट्ज आउटपुट, इट शुड बी रोटेटेड एज। तो यहां पे बोल रहा है कि पोल पता है हमको, आवृत्ति पता है, और गति निकालनी है, और कौन सी मशीन है? आपका अल्टरनेटर है। तो अल्टरनेटर के घूमने की गति क्या होती है? तुल्यकाली गति, सिंक्रोनस गति, और ये सिंक्रोनस गति का सूत्र होता है। तो यदि 120 आवृत्ति है 50, पोल है 12, तो 12 से भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 10, तो कितना आ जाएगा? 500 आरपीएम, 500 चक्र प्रति मिनट। ठीक है, तो 500 आरपीएम इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, धारिता की इकाई है। धारिता की इकाई क्या है? तो सबको पता है। धारिता की इकाई क्या है? कैपेसिटेंस। धारिता की इकाई क्या है? कैपेसिटेंस की इकाई पूछ रहा है। ठीक, तो यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस आर फैरेड बोल रहा है कि धारिता की इकाई क्या है? फैरेड है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो कैपेसिटेंस का इकाई क्या है? फैरेड है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं? एक्सी। ये क्या होता है? 1/2πfc, या ओमेगा सी बोलते हैं, 1/ओमेगा सी, है ना? 2πf का मान किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर। तो इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम होता है, क्योंकि ये वैसे ही कार्य करता है जैसा कि एक प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध,
तो ये भी धारा का विरोध करता है। ठीक, धारा के प्रवाह का विरोध ये भी करता है। दूसरा, प्रतिरोध भी क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप करता है। बस एक काम नहीं करता है ये, शक्ति की हानि, है ना। प्रतिरोध क्या करता है, शक्ति की हानि करता है ना, ये शक्ति की हानि नहीं करता है। ठीक, बाकी दोनों काम प्रतिरोध के समान ही करता है ये, तो इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि इसको संधारित्र प्रतिघात बोलते हैं, है ना, तो उसका सूत्र होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओम हो जाएगा। उसके बाद में लाइट एमिटिंग डायोड प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन, एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्सर्जित करती है जब वह होती है। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना, कैसे बनाते हैं हम, इस प्रकार से ये, तो ये डायोड है, पीएन संधि है ये। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है वो हम किसका बनाते हैं, तो मैंने बताया था ये सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालक का नहीं बनाते हैं, तो ये हम किसका बनाते हैं, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस, तो इनको मिलाकर के इसको बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं यौगिक अर्धचालक, कंपाउंड सेमीकंडक्टर के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक, क्योंकि इनमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, अवक्षय ऊर्जा अंतराल, उसका मान अधिक होता है। ठीक है, इसलिए इसको बनाते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक, अब इसका संकेत मैंने बताया था कि इसका संकेत कैसा होता है, एलईडी का, तो इससे ऐसा प्रकाश को बाहर निकलते हुए दर्शाएगा। प्रकाश क्या कर रहा है, इससे उत्सर्जित हो रहा है। ठीक, और इसको हम हमेशा कौन से बायस में जोड़ते हैं, तो फॉरवर्ड बायस में। ठीक, यानी कि P है ये एनोड है, N है ये कैथोड है, तो P को पॉजिटिव और N को क्या देते हैं, नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। ठीक, तो यहां पे पूछ रहा है कि इसको कैसे जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है ना। अनबायस रखेंगे तो काम करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। अनबायस रखोगे तो कोई काम नहीं करेगा, कोई आपको प्रकाश उत्सर्जित करके नहीं देगा वो। रिवर्स बायस करोगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो कैसा यूज करते हैं, उसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। ठीक, और इसके सीरीज में हम क्या करते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं जो इसकी फॉरवर्ड करंट के मान को सीमित रखता है, जिससे कि इसको जलने से बचाया जा सके, क्योंकि इसकी धारा रेटिंग कम होती है ना, तो इसलिए श्रेणी में इसके प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। इसके बाद में तुल्यकाली मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है। तो तुल्यकाली मोटर में जो हम डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग में लाते हैं, तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो हमारी तुल्यकाली मोटर होती है उसमें यहाँ पे आप आर्मेचर वाइंडिंग करते हो, है ना, जिसको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, और इसका यहाँ पे रोटर होता है, और रोटर के ऊपर में हम इस प्रकार से पोल का प्रयोग करते हैं। तो ये रोटर के होते हैं यहाँ पे पोल। तो रोटर के जो पोल होते हैं इनमें खांचे बनाकर यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोल शू बोलते हैं ना इसको, पोल शू में क्या करते हैं, हम खांचे बनाकर कॉपर के मोटे मोटे कंडक्टर को रखते हैं और रख करके दोनों सिरों से शॉर्ट कर देते हैं। तो कॉपर के ऐसे मोटे मोटे कंडक्टर को रख के दोनों सिरों से शॉर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पर वाइंडिंग। तो इस डैम्पर वाइंडिंग का जो कार्य है वो हम कैलकुलेट करते हैं, एक तो क्या करती है, ये हंटिंग को कम करती है। ठीक, और दूसरा इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाती है ना। हम पढ़ते हैं ना 3 फेज, जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, तो उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने का काम कौन करता है, ये डैम्पर वाइंडिंग। तो दो काम करती है, हंटिंग को कम करती है और क्या करती है, सेल्फ स्टार्ट करती है। ठीक, अल्टरनेटर में केवल एक ही काम करती है, हंटिंग को कम करती है। ठीक है ना। तो यहां पे हमको बोल रहा है मोटर के बारे में, तो मोटर में दो काम करेगी ये,
हंटिंग प्रभाव को कम करेगी और मोटर को क्या करेगी, स्टार्ट करेगी, सेल्फ स्टार्ट बनाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इन अ डीसी मशीन इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन। तो जो डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन यानी जैसे आपका डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, तो उसमें ये हमारा आर्मेचर होता है। तो ये आपका आर्मेचर होता है, ये आपके यहाँ पे होते हैं ऐसा मुख्य पोल। तो ये मुख्य पोल है, मान लो यहाँ पे ऐसे। तो ये जो मुख्य पोल होते हैं, इन मुख्य पोल के बीच में यहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे साइज के पोल यहाँ पे लगाते हैं, और इन पोल को क्या बोला जाता है, इंटरपोल। ठीक, तो जो छोटे छोटे साइज के पोल हैं, इनको क्या बोला जाता है, इंटरपोल। ठीक, तो इंटरपोल जो होते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग लगाते हैं, और इस वाइंडिंग को हम कैसे जोड़ेंगे बोलता है। तो ये हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर है। तो इंटरपोल वाइंडिंग को हम कैसे जोड़ते हैं, आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ते हैं। अब आर्मेचर की श्रेणी में ही यदि आपका श्रेणी मोटर है, तो श्रेणी में ही क्या जुड़ी होगी, श्रेणी वाइंडिंग। इसको क्या बोलोगे, श्रेणी क्षेत्र कुंडली, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोलोगे इसको। और ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, इंटरपोल हो गई। तो इंटरपोल वाइंडिंग को दो तरह से पूछ सकता है, कैसे जुड़ी होती है आर्मेचर की श्रेणी में, या बोलेगा श्रेणी क्षेत्र कुंडली, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ कैसे जुड़ी होती है श्रेणी में। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो कैसे जुड़ी होती बोल रहा है, सीरीज शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में नहीं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में, सीरीज फील्ड के साथ समांतर क्रम में, आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में। ठीक है, तो किसके साथ जुड़ी होती है, सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में, या बोलता आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे ये वाला आंसर हमारा सही आ जाएगा। समझ में आया? अब इसमें देखिए क्या दिया है, टू प्रिवेंट थीफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्रिकॉशन टेकन इज। बिजली की चोरी से बचने के लिए यह पूर्वोपाय किया जाता है। तो बिजली की चोरी से बचने के लिए क्या करेंगे, कि जैसे कि आपके घर में ये ऊर्जा मीटर लगाया है ना, मान लो आप विद्युत प्रदाय कंपनी में काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ पे ये पोल होता है ऐसा, ये पोल है यहाँ पे। अब पोल से यहाँ पे क्या आता है आपका, ये सर्विस वायर आता है। ठीक, अब सर्विस वायर से फिर तार निकल के कहाँ जाता है यहाँ पे, तो ये जाता है आपका जो आपका मेन स्विच होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आईसी आयरन क्लेड डबल पोल, या ट्रिपल पोल है तो ट्रिपल पोल, आईसीडीपी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जाता है ये। तो यहां पे देखेंगे ये आपका मीटर है, तो चोरी उपभोक्ता कहां से कर सकता है, तो यहीं से कर सकता है वो, है ना। तो हम क्या कर देंगे, इसको सील पैक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको दो वायर निकाल के दे दिए, ऐसे दो वायर निकाल के दे दिए, और इसको पूरे को सील पैक कर दिए। ये तो डायरेक्ट वायर आ रहा है, इसको तो काट छांट नहीं कर सकता वो। ठीक, यहां से अब कुछ कर नहीं सकता, और वो तो अब बिजली की चोरी क्या होगी, यहाँ पे रुक जाएगी। तो किसको सील कर देंगे, ऊर्जा मीटर की गति को सील करेंगे क्या, नहीं, गति को सील कर देंगे तो आपको तो रीडिंग ही नहीं आएगी उसमें, है। ऊर्जा मीटर टर्मिनल को सील कर देंगे। ठीक है, तो किसको सील कर देंगे, ऊर्जा मीटर टर्मिनल को सील कर देंगे। ऊर्जा मीटर के बाद पूर्तिकर्ता फ्यूज, है ना, जो फ्यूज वगैरह यहाँ लगे होते हैं उनको करेंगे क्या, उनको नहीं करेंगे, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हम किसको सील करेंगे, यहाँ पे ऊर्जा मीटर के टर्मिनल को सील करेंगे। समझ में आया? हाँ, तो गलत दिया ये क्या है, ऑब्जेक्शन। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। तो इसमें ये गलत दिया है आंसर, ये गलत है, रॉन्ग है ये। इसमें क्या करेंगे, हम आपत्ति दर्ज कराएंगे। तो इसमें आपको आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी। समझ में? तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में,
जिसमें आपको आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी। वो क्या होता है ना, जो पेपर बनाते हैं टाइप करने वाला होता है तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, बी की जगह सी टाइप कर दिया तो आंसर गलत हो गया उसका। उसमें देखिए द सिलिका जेल इन अ ब्रीदर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज, ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो सिलिका जेल हम काय के लिए भरते हैं, सिलिका जेल किस में रखते हैं हम इसको, ब्रीदर में। किस में रखते हो, ब्रीदर में। ब्रीदर किससे जुड़ा होता है, ब्रीदर जुड़ा होता है कंजर्वेटर टैंक से। तो कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है ब्रीदर। ठीक है, तो कंजर्वेटर टैंक में जब वातावरण की वायु, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, श्वास लेता है ना, तो ट्रांसफॉर्मर कब श्वास लेता है, तो ट्रांसफॉर्मर श्वास कब लेता है, तो जब उसके ऊपर में भार घटता है। तो ट्रांसफॉर्मर पर जब भार घटता है तो क्या करता है, वो श्वास लेता है। तो श्वास लेगा तो बाहर की जो वायु है ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्रवेश करेगी, तो कहां से आएगी, वो ब्रीदर से फिर कंजर्वेटर टैंक में जाएगी। तो उसमें जो आर्द्रता होती है वो ऑयल में घुल जाएगी, तो ऑयल की पराविद्युत सामर्थ्य को वो घटा देगी। तो इसके लिए हम ब्रीदर में किसका प्रयोग करते हैं, सिलिका जेल का। तो ये क्या करता है कि कंजर्वेटर टैंक में जो वातावरण की वायु प्रवेश करती है उसमें उपस्थित आर्द्रता को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो जिससे शुष्क वायु जो है ना, वो कंजर्वेटर टैंक में जाएगी जिसमें आर्द्रता नहीं होगी, तो ऑयल जो है वो आपका जल्दी से खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे धूल के कण को, नहीं, नमी को प्रवेश करने से रोकना, तो ये मुख्य कार्य होता है। ठीक, तेल का स्तर बनाए रखना, तेल के स्तर को बनाए रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंजर्वेटर टैंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तेल का ओवरफ्लो रोकना, तो ये सब नहीं यहाँ पे है ना, तो काय के लिए यूज करते हैं हम इसको, नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए। इसके बाद में देखिए इन एन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। ठीक है, तो जो परमाणु होता है, तो मैंने आपको शुरू में पहले दिन ही लिखवाया था, जब क्लास प्रारंभ होती है ना तो उसी दिन पढ़ाया जाता है परमाणु के बारे में। तो परमाणु जो होता है ये क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत का क्या होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, तो विद्युत रूप से उदासीन है, इसका मतलब कि इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज कैसे होते हैं, समान। तो इस पे धन आवेश होता है, इतने कूलाम्ब का ये धन आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पे इतने ही कूलाम्ब का क्या होता है, यहाँ पे ऋण आवेश होता है। तो दोनों पे आवेश का मान समान है, एक पे धन है और एक ऋण है। तो यदि दोनों बराबर हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो परिणाम क्या आएगा, शून्य। शून्य यानी क्या हो गया, विद्युत रूप से उदासीन हो गया। तो परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो दोनों की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे बराबर कब नहीं होगी, तो जैसे घर्षण हुआ, घर्षण के कारण यदि एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जिससे निकला तो ये क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ये क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो जब वो बोलेगा कि बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि वो परमाणु क्या हो चुका है, आवेशित हो चुका है। ठीक है, तो जब बोलेगा कि बराबर नहीं है तो क्या होगा, वो आवेशित होगा। समझ में आया, ये सब तो ऐसे ही बना के दिया है ना, कुछ भी घुमाने के लिए चाहिए ना क्वेश्चन। तो यहां पे देखेंगे इसमें द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, अर्धचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। तो अर्धचालक पदार्थ की जो चालकता होती है ना, वो किसके बीच में होती है, तो जो आपका प्रतिरोध होता है, मतलब इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर से क्या होती है, कम, और चालक से क्या होती है, ज्यादा। तो इन दोनों के बीच में होती है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में इसकी चालकता या प्रतिरोधकता होती है ना। चालकता इंसुलेटर से अच्छा, ये कम ज्यादा हो जाएगी।
ये क्या हो जाएगी, ज्यादा, और चालक से क्या हो जाएगी, कम। यदि प्रतिरोधकता बोलेगा, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इंसुलेटर से क्या होगी ये कम, और चालक से क्या होगी, ज्यादा। तो चालक से क्या बोलेंगे इसको, ज्यादा। ठीक, तो प्रतिरोधकता हम पढ़ते हैं कि इसकी कितनी होती है, तो 0.5 से 10⁻⁻⁴ ओम मीटर, तो इतनी इसकी प्रतिरोधकता होती है। अब यदि चालकता बोलेंगे, चालकता की चालकता इसकी, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है ना। इसका रेजिस्टेंस जैसे हम बोलेंगे ना, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का लगभग कितना होता है, 23 ओम। ठीक है, ओम मीटर, ओम होता है इसका, किस पे होता है, अपना जो कमरे के तापक्रम पे। और जो जर्मेनियम होता है उसका कितना होता है, 0.45। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें अर्धचालक में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंसुलेटर था चालक के मध्य में होती है। हाँ, सब कमरे के तापक्रम पे। 300 डिग्री केल्विन, 300 डिग्री केल्विन का मतलब क्या होता है, कमरे का तापक्रम लिया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में ब्रशेस की बेडिंग का क्या अर्थ होता है। बेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर कैसा होता है, इस प्रकार से बेलनाकार, है ना। इसके साथ आपका आर्मेचर ऐसा लगा होता है यहाँ पे, तो ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर में ऐसे खांचे बने होते हैं जिसमें हम क्या लगाते हैं, माइका अभ्रक को लगाते हैं। इसके साथ में हम किसको लगाते हैं, ऐसा ब्रश को, ब्रश इसके ऊपर लगा होता है। तो कम्यूटेटर जो है, इसकी जो सतह है ये कैसी है, वक्राकार है ना। यदि हम कार्बन ब्रश ऐसे रख देंगे इसके ऊपर लाके कि इसकी सतह से वक्राकार है, और कार्बन ब्रश ऐसे रख देंगे तो बराबर संपर्क ये नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो कार्बन ब्रश है इसकी सतह को ऐसे वक्राकार बनाएंगे। तो ये कार्बन ब्रश हो गया आपका, और ठीक इसके नीचे में क्या है, ये कम्यूटेटर है। तो हम देखेंगे कि हर एक बिंदु पर कार्बन ब्रश अब किससे जुड़ गया है, कम्यूटेटर से। ठीक, तो कार्बन ब्रश की सतह को हमने क्या किया, वक्राकार से बनाया, जिससे वो कम्यूटेटर की सतह से सही प्रकार से संपर्क बना सके। तो उसी को क्या बोलते हैं, बेडिंग बोलते हैं। यानी कि जो आपका इस प्रकार का कार्बन ब्रश था ये, तो इस प्रकार के कार्बन ब्रश की सतह को हमने रगड़ करके इस प्रकार से वक्राकार बना दिया, जिससे कि वह कम्यूटेटर की सतह के साथ सही प्रकार से संपर्क बना सके। तो हमने क्या कर दिया, इसमें बेडिंग बना दी। तो हम क्या बोलेंगे, हमने बेडिंग बना दिया। ठीक है, तो बेडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रशेस को मशीन में लगाना नहीं होता है, कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना। तो इसी को क्या बोलेंगे, हम बेडिंग बोलेंगे। ठीक है, ब्रशेस का मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन नहीं, ठीक है, ब्रशेस के तनाव का समायोजन नहीं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेडिंग करना। तो बेडिंग करना समझ में आया। इसके बाद में देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3 फेज एसी परिपथ के स्टार संयोजन में, स्टार कनेक्शन में। ठीक है, तो हम देखते हैं ना, स्टार संयोजन होता है, डेल्टा संयोजन होता है। तो यदि स्टार संयोजन इस प्रकार से है, ठीक, तो यहाँ पे इसमें जो वोल्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। ठीक, तो ये आपका न्यूट्रल वायर होता है ये, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या बोलाता है, फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक, ये आपका एक फेज वायर हो गया या लाइन वायर बोलते हैं इसको, ये दूसरा फेज वायर हो गया या लाइन वायर बोलेंगे। इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज कहलाता है। तो कौन सी वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, ये वाली वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 फेज वोल्टेज आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो लाइन वोल्टेज होती है उसका मान क्या होता है, फेज वोल्टेज से ज्यादा होता है। कितना होता है, √3 गुना होता है। ठीक, लेकिन जो लाइन करंट होती है और फेज करंट होती है वो कैसी होती है, समान होती है। किसमें, स्टार संयोजन में। डेल्टा इसका उल्टा हो जाता है,
डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होती हैं, लेकिन करंट क्या होती है, √3 गुना हो जाती है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे एक भार को जोड़ देंगे ना, ऐसे भार को जोड़ देंगे, तो यहां से जो धारा निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, फेज धारा। वही धारा इस वायर से होते हुए, लोड से होते हुए इस लूप में जाएगी, तो इस लूप में एक ही धारा प्रवाहित होगी, तो फेज करंट और लाइन करंट दोनों कैसी होंगी, आपस में समान। तो बोल रहा है कि स्टार संयोजन में क्या होती है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुने के बराबर होती है। तो सही बोल रहा है ये। ठीक है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के, गलत बोल रहा है। लाइन वोल्टेज समान होती है, गलत बोल रहा है। ठीक है, बाकी सब गलत हैं, यही सही होगा यहाँ पे, है ना। इसके बाद में देखिए 400 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड पर इसे काम में लाती है। ठीक है, तो 400 वोल्ट की लाइन, 400 वोल्ट लाइन एट डेड एंड, अक्रिय खंड, ऐसा कई बार होते हैं ना शब्द, आपको नहीं समझ में आएंगे। अक्रिय खंड, अक्रिय खंड का मतलब क्या है, डेड एंड। ठीक है, तो यदि हम बोलेंगे कि डेड एंड पर, डेड एंड पर कौन से इंसुलेटर का यूज करते हैं, तो हमारे पास में दो इंसुलेटर होते हैं। एक होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर में हम क्या करते हैं, ऐसा डिस्क टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, और इसको हम पढ़े हैं कि लाइन के डेड एंड पर हम इसको यहाँ पे ऐसा यूज करते हैं, है ना। ऐसा लाइन आ रही है, लाइन का अंतिम छोर है, यहाँ पे बांध दिए, बांध के खींच दिए उसको। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, स्ट्रेन इंसुलेटर। तो ये स्ट्रेन इंसुलेटर कहलाते हैं, लेकिन इनका यूज किस में कहते हैं, 11 kV या अधिक। तो 11 kV या उससे अधिक वोल्टेज की जो लाइन होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे कितनी वोल्ट बोल रहा है, 400 वोल्ट बोल रहा है। तो 400 वोल्ट की यदि लाइन है तो उसमें हम इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार का जो इंसुलेटर होता है, इस इंसुलेटर को क्या नाम देते हैं हम यहाँ पे, शैकल इंसुलेटर। तो इसको क्या बोलते हैं, शैकल इंसुलेटर। ठीक, कि ये लाइन अब से आ रही है, लाइन को मोड़ करके ऐसे बांध के छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक, तो किसका प्रयोग करोगे आप यहाँ पे, शैकल इंसुलेटर का यहाँ पे हम यूज करेंगे। पिन इंसुलेटर का हम किस में यूज करते हैं, 33 kV तक की लाइन के लिए, लेकिन अंत में नहीं करते हैं। लाइन जा रही है तो ऊपर से ऐसे चले जाएगी इंसुलेटर के। ठीक है, डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज हम किस में करते हैं, स्ट्रेन में भी करते हैं और सस्पेंशन में भी करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जब भी बोलेगा 400 वोल्ट की लाइन है यानी 11 kV से कम है, तो इसका यूज कहां पे करते हैं, 11 kV से कम, और 11 kV से ज्यादा के लिए उसका करेंगे। तो 400 वोल्ट जो है 11 kV से कम है, तो इसलिए किसका यूज करेंगे, शैकल इंसुलेटर का। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अ फुल, टू हैव अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग डायोड वी रिक्वायर डैश। ठीक है, तो डायोड के उपयोग द्वारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमें खालिस्तान डायोड की आवश्यकता होगी। तो जो हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, फुल वेव, तो हम पढ़ते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंटर टेप, ठीक, और दूसरा क्या होता है, ब्रिज बोलते हैं। दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर है, लेकिन सेंटर टेप में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर का यूज करना पड़ता है। और यूज करके हम कितने डायोड का यूज करते हैं, यहाँ पे दो डायोड का, और इनको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे लोड को जोड़ देंगे। ये भार हो गया, लोड हो गया। और ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सामान्य आपके पास जो पावर सप्लाई होती है ना, ट्रांसफॉर्मर होता है, और यहाँ पे इस प्रकार से जो हमारा भार होता है उसको यहाँ जोड़ देते हैं। ये आपका ऐसे डायोड हो जाता है ऐसे। तो इसमें कितने डायोड का यूज करते हैं, 4, इसमें कितने करते हैं, 2। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक डायोड तो हो गया गलत,
3 डायोड भी गलत हुए। अब 2 और 4 दोनों दिए हुए, तो किसको टिक करोगे? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यूनतम लिखा है क्या कहीं पे? न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है? नहीं लिखा है ना? यदि बोल देता न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता है, तो क्या बोलते? 2 डायोड की। या बोलता अधिकतम कितने डायोड की आवश्यकता है, तो 4 डायोड की। अब ये बोल रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो कितने डायोड हमको यूज करने पड़ेंगे। तो हम कितना डायोड का यूज करेंगे वहां पे? 4 डायोड का। इसको हम वैसे इस क्वेश्चन में आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो, लेकिन यदि वो बोलना चाहेगा कि उसकी सोच क्या है, तो उसका कहने का मतलब है कि भाई इसमें आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज करना पड़ता है, इसमें आपको कोई सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास एक फेज है और एक न्यूट्रल है तो डायरेक्ट आप बना सकते हो, है ना, 4 डायोड लगा के रेक्टिफायर बना सकते हो। लेकिन इसमें जब तक आपके पास सेंटर टेप रेक्टिफायर नहीं, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं है, तब तक आप ये रेक्टिफायर नहीं बना सकते हो। तो सामान्य तौर पे यदि हमको एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है ना, और बिना सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के, तो हम कितने डायोड का यूज करना पड़ेगा? तो इसलिए वो बोल सकता है कि मेरा आंसर सही है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, या फिर ये अपने दिमाग के हिसाब से बताएगा तो उसके हिसाब से क्या होगा? 4 डायोड कि भाई मैंने सेंटर टेप तो डायोड वो नहीं लिखा ना, ट्रांसफार्मर। मैं बोलता सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ कितने डायोड का यूज करोगे, है ना, तब आप बोलते 2। और मैं बोल रहा हूं कि फुल वेव के लिए कितने डायोड का यूज करोगे, मैंने न्यूनतम तो नहीं पूछा या अधिकतम तो नहीं पूछा, ऐसा है ना। तो ऐसा बोल सकता है वो। अब यहां पे देखिए, मोटर्स आर रेटेड इन, मोटर की रेटिंग किस में होती है? ठीक है, तो मोटर, जैसे हम बोलते हैं ना, मोटर जो है कितने रेटिंग की है, तो क्या बोलते हैं हम? 5 HP की है, या क्या बोलते हैं 10 HP की है। ठीक, तो मोटर की जो रेटिंग है वो किस में होती है? हॉर्स पावर में होती है। ठीक, तो ये HP रेटिंग मोटर की क्या बताती है? तो ये मोटर की शाफ्ट पे मिलने वाली पावर। तो यदि बोला 5 HP की मोटर है, इसका मतलब है इसके शाफ्ट पे आपको कितनी पावर मिलेगी? 5 HP की यांत्रिक शक्ति मिलेगी। ठीक है ना? तो मोटर की, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि मोटर की जो HP रेटिंग है वो कौन सी शक्ति को दर्शाती है? बोलेगा शाफ्ट की शक्ति को दर्शाती है, शाफ्ट की यांत्रिक शक्ति को दर्शाती है, या फिर रोटर या आर्मेचर की यांत्रिक शक्ति को दर्शाती है, या फिर वो सप्लाई की शक्ति को दर्शाती है, विद्युत शक्ति को दर्शाती है। तो बोलेगा विद्युत शक्ति को दर्शाती है, आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति को दर्शाती है, या शाफ्ट पर प्राप्त शक्ति को दर्शाती है। तो किसको दर्शाती है? शाफ्ट पर प्राप्त यांत्रिक शक्ति को दर्शाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? BHP। BHP यानी क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो मोटर की जो रेटिंग है वो किस में ली जाती है? उसकी BHP में ली जाती है, ब्रेक हॉर्स पावर में ली जाती है, यानी कि हॉर्स पावर में ली जाती है। ठीक है, उसके बाद में बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने की विधि है। तो बैटरी की करंट रेटिंग कैसे बढ़ा सकते हो? ठीक है, एक्चुअल में बैटरी की नहीं बोलेंगे तो लोड के लिए, हमको लोड को ज्यादा करंट देनी है, तो हम बैटरी को किस प्रकार से संयोजित करें कि हम लोड को ज्यादा करंट दे पाए। ठीक, तो यदि हम बैटरी को श्रेणी क्रम में ऐसा संयोजित करते हैं, ऐसा श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होते जाती है? जुड़ते जाती है। तो वोल्टेज कितनी मिल जाएगी आपकी? 3V मिल जाएगी। यदि एक सेल की वोल्टेज है V, दूसरे की भी V, तीसरे की भी V, तो कितनी V मिल गई? 3V। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से सेलों को क्या बढ़ जाती है? उसकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है। और यदि हम इन्हीं सेलों को समांतर क्रम में ऐसे संयोजित कर देंगे ऐसे, तो समांतर क्रम में जब संयोजित करके हम भार को जोड़ेंगे ना ऐसे, तो ये मान लो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर सकती है इसको, तो 2 एम्पियर मिल जाएगी। ये भी 2 एम्पियर दे सकती है, ये भी 2 एम्पियर दे सकती है। तो अब कितनी एम्पियर मिल जाएगी? यहाँ पे 6 एम्पियर मिल जाएगी। ठीक,
लेकिन यदि इसकी क्षमता कितनी है 2 एम्पियर की, इसकी भी क्षमता कितनी है 2 एम्पियर, इसकी क्षमता कितनी है 2 एम्पियर की, तो श्रेणी में किसका मान समान होता है, धारा का। तो आप 6 एम्पियर नहीं ले सकते, 6 एम्पियर लोगे ना तो ये बैटरियां खराब हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि किसी भी उपकरण को उसकी धारा क्षमता से ज्यादा क्षमता पे आप प्रयोग नहीं करोगे, नहीं तो उपकरण क्या हो सकता है, खराब। जैसे कि हमारी लेड एसिड सेल है तो उसमें बकलिंग वगैरह होता है ना, तो बकलिंग वगैरह हो सकता है वहां पे, ठीक। तो इसलिए श्रेणी क्रम में जब हम संयोजित करते हैं तो क्या बढ़ जाती है उसकी वोल्टेज रेटिंग, और समांतर क्रम में जब संयोजित करते हैं तो क्या बढ़ जाती है उसकी धारा रेटिंग बढ़ जाती है, ठीक। यदि बोलेगा मिश्रित मिश्रित संगठन, तो उसमें समांतर श्रेणी की दोनों का संयोजन होता है, तो उस समय वोल्टेज और धारा दोनों रेटिंग बढ़ती है। समझ में आया? तो यहां पे हम बोलेंगे कि बैटरी की धारा रेटिंग में वृद्धि करने के लिए श्रेणी क्रम में नहीं करेंगे, समांतर क्रम में करेंगे, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व में वृद्धि से कुछ नहीं होगा। विशिष्ट गुरुत्व में वृद्धि से क्या होता है, ईएमएफ जो होती है ना उसकी, जैसे आपकी कोई सेल है वो 2 वोल्ट की है, यदि विशिष्ट गुरुत्व घट गया उसका, तो विशिष्ट गुरुत्व यदि घट गया तो फिर इस सेल की वोल्टेज कितनी हो जाएगी 1.8 या 1.6, तो वोल्टेज घट जाती है ना। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। प्लेट के आकार में वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं, तो सेल की जो क्षमता होती है, क्षमता वृद्धि कर सकते हो। क्षमता वृद्धि यानी कि सेल की एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर क्षमता को आप बढ़ा सकते हो उसकी, ठीक है। सेल की क्षमता को किसमें मापा जाता है, एम्पियर आवर में, तो एम्पियर आवर क्षमता को उसकी बढ़ा सकते हो आप। एक एसी में श्रेणी परिपथ वोल्टेज भी धारा कोण से लीड करती है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो इन एसी आरएल, तो इसमें अलग लिख दिया उसमें अलग लिख दिया। एक एसी में आरएल तो लिखा ही नहीं, और इसमें क्या लिखा है, एन एसी आरएल सीरीज सर्किट वोल्टेज भी लीड्स द करंट आई बाय। तो बोल रहा है कि ये करंट है और ये वोल्टेज है। वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है, किससे, करंट से। कितने डिग्री से, 5 डिग्री से। तो कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज, है ना। जो लीड करता है उसको ऊपर बनाएंगे ऐसे। तो वोल्टेज लीड कर रही है करंट से, कितने डिग्री से कर रही है, 5 डिग्री से। तो हम बोलेंगे कि इस सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा। तो पावर फैक्टर की क्या परिभाषा है कि इस परिपथ की वोल्टेज और करंट के मध्य के कोण का कोज्जिया मान, तो कोज्जिया मान यानी cos फाई, तो इसी को क्या बोलते हो, परिपथ का शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर बोलते हो, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, कोण का केवल फाई, कोण का साइन फाई, कोण का कॉस फाई, तो कोण का क्या होगा, वो कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, एक प्रेरणी मोटर के रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि, प्रविष्टि यानी प्रतिरोध को लगाना, इंसर्ट करना, ठीक है। तो एक प्रेरणी मोटर, एक प्रेरणी मोटर यानी 3 फेज मोटर है ये, सिंगल फेज में तो रोटर में हम कुछ नहीं लगा सकते। तो प्रेरणी मोटर के रोटर में, किस रोटर में लगा सकते हो, स्लिप रिंग रोटर में, बाकी किसी रोटर में नहीं लगा सकते हो आप। तो बोल रहा है कि प्रतिरोध की जो प्रविष्टि है, प्रतिरोध को जो हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ये आपकी एक स्लिप रिंग रोटर है, ये स्लिप रिंग रोटर है, ये इसका शाफ्ट है। तो हम क्या पढ़ते हैं, इसके शाफ्ट पे हम ऐसा 3 स्लिप रिंग लगाते हैं, फिर इसके ऊपर क्या लगाते हो आप, ब्रश, और बाहर से क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऐसा प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ठीक। तो ये तीनों वाइंडिंग के सिरे किससे जुड़े होते हैं, स्लिप रिंग से, यहाँ पे ऐसे। और प्रारंभिक समय में ये सिर्फ कब लगाते हैं हम, स्टार्टिंग के समय में। तो जो इसके रोटर में बाहर से स्टार्टिंग के समय हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ये क्यों जोड़ते हैं, इसके स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बढ़ जाता है, और स्टार्टिंग करंट क्या होती है उसकी, यहाँ पे घट जाती है। समझ में आया। तो बोल रहा है कि इंक्रीजिंग पुल अप टॉर्क, इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टॉर्क, तो किसके लिए, पुल आउट है, सॉरी, पुल आउट टॉर्क। पुल आउट टॉर्क का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन टॉर्क, जो क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन टॉर्क।
तो ब्रेकडाउन टॉर्क जो होता है, यानी इसी को मैक्सिमम टॉर्क भी बोलते हैं, तो ब्रेकडाउन टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो रोटर के रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे। आरंभिक आघूर्ण यानी स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, भार लोड टॉर्क को बढ़ाने के लिए, उपरोक्त में से किसी, तो किसको बढ़ाता है ये? स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग के समय लगाते हैं जिससे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और हटा करके रोटर वाइंडिंग को क्या कर देते हैं? शॉर्ट। तो रनिंग अवस्था में हम ये रेजिस्टेंस को पूर्ण रूप से हटा देते हैं। समझ में आया? चार ध्रुवों और 50 साइकिल पर सेकंड आवृत्ति वाली एक तुल्यकालिक मोटर इस पर दौड़ेगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कौन सी मोटर है ये? तुल्यकालिक मोटर। तो तुल्यकालिक मोटर की स्पीड क्या होती है? तो 120 F अपॉन P। तो 120 सप्लाई पोल, तो कितनी स्पीड हो गई? 1500 आरपीएम। तो ये 1500 आरपीएम पर दौड़ेगी। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1500 आरपीएम। इसके बाद में द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन किस में हम यूज करते हैं? सबको पता है ये, ट्रांसफार्मर में। सिंक्रोनस मोटर में यूज करते हैं क्या? डीसी में। ठीक है, तो बाकी सब में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सब में यूज करते हैं, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन का प्रयोग किस में करते हैं हम? यहाँ पे ट्रांसफार्मर में करते हैं। इसके बाद में दिया है रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, तो जो रोटरी कन्वर्टर होता है उसको बोलते हैं ध्रुवी परिवर्तित। ये क्या प्रयोग करता है? तो ये रेक्टिफायर का भी प्रयोग कर सकता है और इन्वर्टर का भी प्रयोग कर सकता है, यानी कि एसी को डीसी में बदल सकता है, डीसी को एसी में बदल सकता है, यानी कि क्या कर सकता है? ये दोनों काम कर सकता है। तो ये भी यांत्रिक है ना, यांत्रिक है। और उसी के बदले हमने क्या बना दिया यहाँ पे? रेक्टिफायर और इन्वर्टर वगैरह बना दिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग इनमें से किया जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किसमें करते हैं? 3 फेज प्रेरण मोटर में बोल रहा है, शंट मोटर में बोल रहा है, श्रेणी मोटर में बोल रहा है, तो किसमें करते हैं? ठीक, तो इंडक्शन मोटर में करते हैं। डीसी शंट मोटर में कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं? 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। श्रेणी मोटर में किसका यूज करते हैं? 2 पॉइंट। ठीक, और ड्रम टाइप कंट्रोलर का यूज करते हैं। इसके बाद में इन केस ऑफ स्टेयर केस वायरिंग, जीने की वायरिंग में हम कितने स्विच का प्रयोग करते हैं? तो जो जीना वायरिंग करते हैं हम इस प्रकार से ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसा। तो इस प्रकार से यहाँ पे करते हैं। तो एक के साथ में हम किसको जोड़ते हैं? लैंप को, और एक के साथ में स्विच को। तो कितने स्विच का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे? ये तो 2 स्विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सिंगल पोल। तो इसको क्या बोलते हो? सिंगल पोल। ये पोल कहलाता है ये। और ये क्या बोलते हैं? रास्ते। एक रास्ता, ये दूसरा रास्ता, इसको क्या बोलते हैं? वे। तो सिंगल पोल कितने रास्ते हो गए? 2 रास्ते, 2 वे। कितने स्विच होते हैं? 2 स्विच। तो यहां पे हम देखेंगे सिंगल पोल। ठीक है, सिंगल पोल सिंगल वे, सिंगल पोल 2 वे। तो कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे? तो सिंगल पोल 2 वे स्विच का यहाँ पे हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, ये सब वायरिंग अभी पढ़ोगे आप लोग, है ना। इल्यूमिनेशन स्टार्ट करेंगे अब शाम की क्लास में आज से, उसके बाद में वायरिंग पढ़ाएंगे आपको। मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर। तो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर जो है इसका प्रयोग किया जाता है बोल रहा है। तो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर यानी
चल कुंडली यंत्र, ठीक है, किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो मैंने बताया था डीसी के मापन के लिए, है ना, केवल किसके मापन के लिए करेंगे? डीसी के। इसी को हम क्या बोलते हैं? पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र, ठीक। तो केवल डीसी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। केवल एसी के लिए किसका यूज करते हैं? इंडक्शन टाइप, प्रेरण का, ठीक। और बाकी जो होते हैं सब एसी डीसी के लिए कर सकते हो। डीसी मशीनों के मामले में यांत्रिक हानियां मुख्यतः फलन होती हैं। तो जो यांत्रिक हानि है, यांत्रिक हानि का मतलब क्या होता है? घर्षण हानि, ठीक। घर्षण हानि कब होगी? जब एक घूम रहा है और दूसरा रुका हुआ है ना। तो यहां पे घर्षण हानि किसके मध्य होती है? तो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश, बियरिंग और आर्मेचर जब घूमता है उसके चारों तरफ वायु होती है, तो वायु का घर्षण होता है। तो ये जो हानि होती है यांत्रिक हानि, ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो जो उसकी स्पीड है, गति के वर्ग के क्या होती है? ये अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि डीसी मशीनों में यांत्रिक हानियां मुख्यतः किसका फलन होती हैं? वोल्टेज का नहीं होती है, धारा का नहीं होती है, किसका होता है? स्पीड का, चाल का होता है, ठीक। यदि बोलता लोह हानि, लोह हानि, तो लोह हानि जो होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि लोह हानि क्या है? दो प्रकार की होती हैं, एक होती है शैथिल्य हानि और एक होती है भांवर धारा हानि, ठीक। तो जो शैथिल्य हानि होती है ये किस पर निर्भर करती है? तो हम बोलेंगे कि ये फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती है और आवृत्ति यानी स्पीड पर निर्भर करती है। और ये भी किस पर निर्भर करती है? तो ये फ्लक्स घनत्व पर निर्भर करती है और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, यानी गति पर निर्भर करती है। तो ये दोनों गति के साथ साथ किस पर निर्भर करती हैं? फ्लक्स घनत्व पे। ये सिर्फ किस पर निर्भर करती है? गति पे। इसमें फ्लक्स का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? गति हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो इन दोनों हानियों को क्या बोला जाता है? गतिक हानियां, रोटेशनल लॉस इनको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यांत्रिक हानि सिर्फ बोलेगा तो ये आएगी, और ये रोटेशनल लॉस बोलेगा, रोटेशनल लॉस में दोनों आ जाती हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? स्पीड, क्योंकि घर्षण हानि सिर्फ बोल रहा है, यानी यांत्रिक हानि बोल रहा है। ये डिजिटल में से क्वेश्चन दिया है कि किसका ये बूलियन फंक्शन होता है। तो हम जो करते हैं बेसिक लॉजिक गेट जो होते हैं, एक होता है इसमें एंड गेट, एक होता है और गेट, एक पढ़ते हैं हम नॉट गेट। तो जो एंड गेट है इसके लिए क्या यूज करते हैं? मल्टीप्लाई साइन का, और गेट के लिए प्लस साइन का, और नॉट गेट के लिए बार साइन का, ठीक है। तो यदि आपको लिखा है a डॉट b, तो ये किसका फलन हो गया? एंड गेट का। यदि लिखा है a प्लस बी, किसका फलन हो गया? ये और गेट का। और ये दिखा है कि a बार इज इक्वल टू आउटपुट, तो ये किसका है? नॉट गेट। समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? और गेट आ जाएगा, ठीक है। और यदि इसके ऊपर बार लगा दिए, इसके ऊपर बार लगा दिए तो क्या बन गया? ये नॉर। इसके ऊपर बार लगा दिए तो क्या बन गया? नैंड, ठीक। वो सब आगे पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक्स चालू होगा ना उसमें पढ़ोगे। जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनको पता है। घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप इसमें संयोजित किए जाते हैं, सबको पता है। घरेलू में कैसे वायरिंग होती है? समांतर में, तो ये तो सबको पता है समांतर में होती है। उसके बाद में कौन से शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है? ये भी सबको पता है। इसमें तो कोयला ट्रकों में भर भर के ले आना पड़ेगा। सबसे ज्यादा किसमें जरूरत पड़ती है? इसी में पड़ती है, ठीक है। इसमें भी ज्यादा पानी चाहिए आपको, ठीक। इसमें सबसे कम
सबसे कम। क्या चाहिए आपको? न्यूक्लियर। 1 किलो न्यूक्लियर जितना होता है वो कई हजार टन कोयले के बराबर होता है, ठीक है ना। 750 टन ऐसे कुछ होता है, तो उतने कोयले के बराबर होता है। तो सबसे कम ईंधन किसमें चाहिए हमको? नाभिकीय, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे कि तुल्यकालिक मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है। तो तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग काय के लिए करते हैं? शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए। चाल को बढ़ा सकता है क्या? भार को बढ़ा सकता है क्या? शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, या करते हैं वोल्टेज नियंत्रण। वोल्टेज नियंत्रण बोलेगा किसमें? संचरण लाइन में। तो जो संचरण लाइन होती है इसमें वोल्टेज नियंत्रण यानी वोल्टेज कंट्रोल के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद में बिजली का सबसे अच्छा चालक, ये भी सबको पता है कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। फिर कौन होता है? तांबा। फिर कौन होता है? सोना। और फिर कौन होता है? एल्यूमिनियम, ठीक। ये क्रम है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। तो सबसे अच्छा चालक चांदी है, चांदी तो दिया नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या है? तांबा, तो तांबे को लगाएंगे। इसके बाद में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में, तो आप अपना ऐसा दायां हाथ निकाल लोगे, ठीक है। तो ये तर्जनी क्या बताती है? फ्लक्स की दिशा, ठीक है। तो तर्जनी किसको बताती है? फ्लक्स की दिशा, ठीक है। अंगूठा क्या बताता है? चालक पे बल की दिशा। तो मध्यमा क्या बताती है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा। तो किसकी दिशा बोल रहे हैं? प्रेरित ईएमएफ की दिशा कौन बताएगी? मध्यमा। मध्यमा को इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल फिंगर, ठीक है। तो मध्यमा को क्या बोलोगे? बीच की उंगली, मध्यमा, ठीक है। हाथ के बीच की उंगली, इन तीनों के बीच की नहीं लेना है, हाथ के बीच की उंगली को मध्यमा बोला जाता है। तो ये मध्यमा है, ठीक है ना। और ये तर्जनी है, या इसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताती है। तो हमको कौन बताएगा? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर यानी क्या हो गया? आपकी मध्यमा, इसको बोलते हैं। समझ में आया? पहली उंगली, पहली उंगली तर्जनी को बोल सकता है। तर्जनी क्या है? हाथ की आपकी है, ऐसा पहली उंगली, ठीक है ना। समान बलाघूर्ण विकसित करने के लिए एक फेजी मोटर का पावर फैक्टर 3 फेजी मोटर की तुलना में होगा, ठीक है। तो यदि देखें कि एक फेज मोटर जो होती है इसका पावर फैक्टर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। एक फेज मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है? कम। इसमें जो एयर गैप है वो क्या होता है? 3 फेज मोटर की तुलना में ज्यादा रहता है, फेज कम होते हैं, तो इसलिए इसका पावर फैक्टर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे कम। तो ये दोष है, सिंगल फेज मोटर का दोष होता है 3 फेज मोटर की तुलना में। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग खालिस्तान के मापन के लिए करते हैं। तो सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या मापता है? प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध मापता है? निम्न, मध्यम, उच्च। मध्यम प्रतिरोध के मापन के लिए करते हैं इसका, है ना। तो अभी पढ़ेगी कल परसों इसको, इंस्ट्रूमेंट में पढ़े हो नहीं शाम को। एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? तो यदि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकती है वो? तापीय प्रभाव, ठीक है, रासायनिक प्रभाव, और क्या कर सकती है? चुंबकीय। तो विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में पूछ रहा है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, और रासायनिक प्रभाव भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद में शक्ति मापने की 2 वॉट विधि में 1 वॉट मीटर की रीडिंग शून्य कब देखी जाती है? तो यहां देखेंगे कि ये पावर फैक्टर कोण है, ये पावर फैक्टर है, ये वॉट मीटर की रीडिंग है, ठीक। तो यदि कोण होता है 0, पावर फैक्टर क्या होता है? इकाई।
दोनों वॉटमीटर की रीडिंग कैसी होती हैं, बराबर होती है। ठीक, यदि एंगल होता है 30 डिग्री तो पावर फैक्टर होता है 0.5। तो वॉटमीटर 1 की रीडिंग जो होती है वो वॉटमीटर 2 की रीडिंग का क्या होती है, दुगना हो जाती है। और वॉट एंगल होता है 60 तो पावर फैक्टर जो होता है यहाँ पे 0.866 होगा, 0.866। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वॉटमीटर W1 है ये परिपथ की कुल पावर को मापता है, और वॉटमीटर W2 की रीडिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे 0 हो जाती है। तो बोल रहा है कि 0 कब होती है, तो 0 कब होती है, जब एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 यानी कि 0.5 होता है। ठीक, तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0.5। लैगिंग लीडिंग से कोई मतलब नहीं है ना, 0.5 होना चाहिए। तो 0.5 होगा पावर फैक्टर, या बोलेंगे एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो एक वॉटमीटर की रीडिंग क्या होगी, और 90 डिग्री का जो कोण होता है पावर फैक्टर क्या हो जाता है, 0। तो वॉटमीटर W1 और वॉटमीटर W2 दोनों की रीडिंग क्या होती है, बराबर, लेकिन एक की धनात्मक और दूसरे की क्या होती है, ऋणात्मक होती है। समझ में आया? इसके बाद में 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट खालिस्तान के लिए अर्थ किया जाता है। तो 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट को क्यों अर्थ करते हैं, 3 फेज सिस्टम ऐसा है, इसी को न्यूट्रल ग्राउंडिंग बोलते हैं, है ना। तो इसको हमने न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ कर दिया। तो इसको अर्थ करने से क्या होता है, जो तीनों फेज की वोल्टेज हैं ये कैसी रहेंगी, समान रहेंगी। ठीक है, और आउटपुट में जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो कैसी होगी, ज्यावक्री रहेगी। समझ में आया? इसको अर्थ करने से हम क्या कर सकते हैं, जो अर्थ फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट, भूदोष जिसको बोलते हैं, उससे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं किसको, उपकरणों को। तो हम अर्थ फॉल्ट रिले वगैरह का यूज कर सकते हैं, जैसे आरसीसीबी वगैरह का यूज करते हैं ना, तो वैसे अर्थ फॉल्ट रिले का यूज कर सकते हैं, जिससे हम कहीं पे भी यदि भूदोष होता है कुछ, तो वहां पे तुरंत उपकरणों को सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए दिया है, उपकरण की बॉडी से करंट के लीकेज से सुरक्षा के लिए, और फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरणों को ओवर करंट से बचाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम किसको करते हैं, जो ऐसे धात्विक भाग जिसमें सामान्य अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। न्यूट्रल ग्राउंडिंग हम विद्युत शॉक से बचने के लिए नहीं करते हैं। उपकरण की बॉडी से करंट को सुरक्षा के लिए, उपकरण की बॉडी से करंट को सुरक्षा नहीं करेगा ये, है ना, उसको कौन करेगा, वहां पे अर्थिंग करेगी। फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरणों को ओवर करंट से बचाने के लिए। तो यदि यहाँ पे कोई भूदोष हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर करंट प्रवाहित होगी। तो ओवर करंट प्रवाहित होगी तो उससे क्या कर सकता है ये, विद्युत उपकरणों को। ठीक है, तो बोल रहा है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर करंट इन केस ऑफ फॉल्ट। इन केस ऑफ अर्थ फॉल्ट लिखता तो ज्यादा बेहतर दिखता वो। ठीक है ना, तो अर्थ फॉल्ट की स्थिति में, भूदोष की स्थिति में विद्युत उपकरणों को ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका यूज करेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे, रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स ऑन। तो ट्रांसफॉर्मर का नियमन खालिस्तान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है लोड के पावर फैक्टर। तो इसके वोल्टेज रेगुलेशन का एक सूत्र होता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन, तो इसका सूत्र होता है यहाँ पे रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप इनटू कॉस फाई प्लस माइनस रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप इनटू साइन फाई। ठीक, तो यहां पे क्या दिखा है आपको, शक्ति गुणांक। तो इसका जो नियमन है वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है, ये लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। लोड के प्रतिशत पर निर्भर करता है क्या, नहीं, लोड के पावर फैक्टर पे। ठीक है, लोड का यदि पावर फैक्टर जो है, लोड का पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग होगा।
तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो शून्य हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक यानी निगेटिव हो सकता है। समझ में आया? तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन शून्य या नेगेटिव कब होता है? तो कौन से पावर फैक्टर के लोड पे? लीडिंग पावर फैक्टर के लोड पे या कैपेसिटिव लोड पे होता है। समझ में आया? तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे इसमें, ठीक है ना।